और बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर की आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जी हां, जम्मू कश्मीर इंतजामिया तमाम खानदानों का एक मुस्तनद डेटाबेस बनाने का मंसूबा बना रही है। इसमें हर एक के पास एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड होगा। इसका मकसद समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को सही मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाना और यकीनी बनाना है। फैमिली आईडी अलॉट करने की मुजव्वज़ा इक़दाम का बीजेपी ने तो खैर मकदम किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और कई दीगर अपोजिशन जमातों ने इस इक़दाम के पीछे हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाए हैं। देखिए इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी में रिहाइश पजीर खानदानों को अल्फा न्यूमेरिकल कोड अलॉटमेंट करके एक डेटाबेस तैयार करने का मंसूबा रखती है। इंतजामिया के मुताबिक इसका मकसद मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के लिए अहले अफराद के सिलेक्शन के अमल को आसान बनाना है। इंतजामिया के मुताबिक डेटाबेस से सरकारी स्कीमों के मुस्तहिकीन की शिनाख्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ चोरी को भी रोका जा सकेगा। साथ ही साथ मुस्तहिकीन को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के लिए अलहदा दरख्वास्त दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हर खानदान के लिए यूनिक फैमिली शनाख्ती कार्ड बनाने के मंसूबे पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके इस मंसूबे पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि इंतजामिया की ये कोशिश 2019 के बाद एतमाद के बढ़ते खसारे की अलामत है। महबूबा के मुताबिक कश्मीरियों को हर जगह शक की निगाह से देखा जाता है और ये मुनफरिद शिनाख्ती कार्ड बनाने का मंसूबा कश्मीरियों की जिंदगियों पर आहीनी गिरफ्त बनाने और उन पर निगरानी रखने का एक हरबा है। पीडीपी लीडर वीरेंद्र सोनू ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रही है। पीडीपी लीडर ने कहा कि हुकूमत असल मुद्दों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने डेटा सिक्योरिटी के हवाले से भी शकुक व शुबहात का इजहार किया। ये एक और नेहा उनका शगुफा ही मैं इसको कहूँगा कि एक तरफ से अब ये समझिए कि ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हर एक फैमिली को देखना चाहते हैं। मुझे बताइए, अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है तो जितनी भी गुजरात में क्यों नहीं शुरू है? जो हिमाचल में इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं शुरू है? जितनी स्टेटों में इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? मुझे समझ नहीं आती है। आज हमारे पास मुद्दे और बहुत सारे हैं। ये तो एक समझ लीजिए कि एक डिस्ट्रस्ट है, जहाँ ये मान लीजिए कि ये एक तरह से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इनसे डाटा तो एम्स का संभाला नहीं गया। शगुफे आप ला रहे हो। अगर आप ट्रांसफार्म लाना चाहते हो और ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहते हो तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने पिछले 3 साल से जहाँ चोर बाजारी डाली है, करप्शन का बोलबाला है, उन नौजवानों। गवर्नेंस पर हालिया कौमी कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल J&K विजन दस्तावेज जारी किया था। इसी में एक मुस्तनद और तस्दीक़शुदा और हुकूमती मंसूबे की नकाब कुशाई की गई थी। यूनियन टेरिटरी के तमाम खानदानों का काबिल एतमाद डेटाबेस विजन दस्तावेज के मुताबिक हर खानदान को एक मुनफरिद अल्फा न्यूमेरिकल कोड फराहम किया जाएगा जिसको JK फैमिली आईडी का नाम दिया जाएगा। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वज़ीर-ए-आला कुवेंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस इक़दाम पर एतराज जताने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। गुप्ता ने कहा कि ये काफी अफसोसनाक है कि महबूबा मुफ्ती हुकूमत के हर इक़दाम को शक की निगाह से देखती है। मुफ्ती उस पर भी सवाल उठाने लगी है, हर चीज को शक की निगाह से देखती है और उनके द्वारा ये कहा जाना कि कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। आईटी का जमाना है और एक तरीका है कि सभी रजिस्टर्ड हो, उनके सभी नाम सिंगल कार्ड बने जिसमें सभी, चाहे राशन कार्ड हो चाहे दूसरे कार्ड हो, इन सभी विषयों को लेकर के ये काम किया जा रहा है। लेकिन हर बात में लोगों को गुमराह करना इनकी आदत बन चुकी है। JKNC के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि हुकूमत को इस इक़दाम के पीछे अपने इरादों को वाज़ेह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले मरदमशुमारी कराए और अगर हुकूमत वाकई जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहती है तो जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस को इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ तशवीश ये है कि ऐसा करने से पहले हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए कि वो डेटा की डिजिटल सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाएगी। उनका कहना है कि ऐसी सूरत हाल में लोगों के ज़ाती डेटा का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर में 2011 के बाद मरदमशुमारी नहीं हुई है। अब यूनिक आईडी का जो तल्लक है, अब ये जो डाटा है, ये डाटा कितना सिक्योर है, ये अभी गवर्नमेंट सामने नहीं आ रही है।
तो मैं समझता हूँ कि अगर वाकई ही वो कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो पहले सेंसस करवाएं जम्मू कश्मीर में, देखें कि टोटल पॉपुलेशन क्या है। ये सेंसस का रूप करना चाहते हैं, सेंसस का ये दूसरा रूप करना चाहते हैं। आप लोगों की इस वक्त मुश्किलात क्या हैं, ये लोगों को इस तरफ उलझा देते हैं। हम किसने रोका उनको कि यूनिक आइडेंटिटी वो मत बनाओ, लेकिन पहले वो चीज़ देखो रिक्वायरमेंट क्या है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आज सारा बैंक और बाकी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें है, तो डाटा सिक्योरिटी का पहले प्रबंध जो है वो फुल प्रूफ होना चाहिए। किसी को एतराज नहीं कि आप कोई ऐसी चीजें फैसिलिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, हरियाणा में किया उसकी कॉपी हम कर लें। और डिजिटल वर्ल्ड में जो इस वक्त खतरे हैं, हैकिंग के, इन्फॉर्मेशन लीक के और बैंक से रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो खतरे वो हैं। हमें किसी ऐसी चीज पे जो प्रोग्रेसिव हो उस पर एतराज नहीं है। जम्मू कश्मीर में फैमिली आईडी को लेकर मकामी सियासी जमातें तशवीश का इजहार कर रही हैं। माहिरीन और सिक्योरिटी अफसरान का कहना है कि डेटा के डिजिटल जखीरा करने की सूरत में साइबर हमलों के खतरात और इम्कानात बरकरार रहेंगे। लेकिन जब भी हुकूमत की तरफ से डेटाबेस तैयार किया जाता है तो माहिरीन की तरफ से इसका IT ऑडिट कराया जाता है। जहां तक डेटा के तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक है, अफसरान के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत जल्द ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 70 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करेगी ताकि सरकारी दफातर और पब्लिक सेक्टर के इदारों के तमाम मालूमाती ढांचे को महफूज निज़ाम करार दिया जाए। आदाद-ओ-शुमार की खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा की मिक़दार 10 साल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो यूनिक आईडी प्लान पर LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस मंसूबे का मकसद तमाम खानदान को फायदा पहुंचाना है। LG सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के तमाम समस्याओं को हल किया जा रहा है। यूनिक फैमिली आईडी जो है एनरोल करने जा रही है, उसको लेकर अब अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ CA NRC इन जम्मू एंड कश्मीर। किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। ये परिवार पहचान पत्र बनाने का एक फैसला हुआ। आप सबको मालूम है कि व्यक्तिगत सबका आधार बना है और ये जो बनाया जाएगा वो परिवार की सहमति से बनाया जाएगा। ये 8 डिजिट का होगा और ये जब डेटा बन जाएगा उसे हम स्टोर करना चाहते हैं और उसका लाभ ये होगा, उसमें डेथ, बर्थ, शादी कब हुई, सारी चीज़ें दर्ज होंगी। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को पेंशन मिलती है, अब उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिशरीज होंगे, जो एलिजिबल होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से उनको लाभ दे दिया जाएगा। ढेर सारी इस तरह की स्कीम्स हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग स्कीमों के लिए लोगों को आवेदन करना होता है। महज इसका उद्देश्य ये है कि इससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, समय की बचत होगी और जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें उचित समय में लाभ दिया जा सके। सर, आतंकवाद पे आपने आज बोला कि अंत में है। एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कश्मीर में कल देखना वीडियो की प्रॉपर्टीज जो है डिमोलिश करने के वीडियो आए हैं, क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी? कितना इफेक्ट करेगी, क्या लगेगा? इफेक्ट कितना करेगी इस समय बताएगा। बाकी मैंने अपनी भाषण में कह दिया, फिर दोहराने की कोई जरूरत नहीं। सर, एक और सवाल, कश्मीरी पंडित्स को लगातार जो है आतंकी संगठनों से थ्रेट मिल रही है। वो लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है हमसे बातचीत करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार ने पूरी बातचीत की है, कोई नहीं कर सकता है कि सरकार बातचीत नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने समय मांगा है तब समय दिया गया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके जो मसाइल थे, चाहे उनका प्रमोशन का मसला हो, सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरण का, वो सारे मसले हल किए गए। और केवल कश्मीरी पंडित नहीं, किसी को भी जम्मू कश्मीर में कोई बातचीत करना चाहता है तो मेरे दरवाजे 24 घंटे। सर, विंटर है, बिजली, सर विंटर में कश्मीर में बिजली का बड़ा संकट रहता है, उसके लिए नहीं। आप गलत बात पूछ रहे हैं। पिछले वर्ष से भी 5% ज्यादा बिजली दी जा रही है। तो एक अपनी जानकारी आप कृपा करके दुरुस्त करिए। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से फैमिली आईडी अलॉट करने के मुजवज़ा इक़दाम पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर इंतजामिया के इस इक़दाम के पीछे लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों में फ़ायदा पहुँचाना है तो इंतजामिया को लोगों के सामने इस इक़दाम को वाज़े करना चाहिए ताकि आम लोगों को किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी वजाहत के बगैर कोई ऐसा इक़दाम उठाना मुनासिब नहीं होता। अल्ताफ बुखारी ने कहा, महबूबा मुफ्ती के इस हवाले से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा हूं। महबूबा मुफ्ती को आदत है कि वो मुतज़ाद बयानबाजी करती हैं।
दो तीन चीज़ें हैं। पहले दो ये है कि व्हाट इज़ द मोटिव, वन हैज़ टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मोटिव। इफ़ द मोटिव इसकी बेनिफिशरीज की जो स्कीम्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट शुड कम क्लीन ऑन द मोटिव फर्स्ट, नंबर एक। नंबर दो ये होता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा लोगों को, तो वो भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी में सीधा किसी चीज़ को करना मुझे नहीं लगता ये बहुत जायज़ होता है। हम अंडरस्टैंड करके विल कम अप विद अ डिटेल स्टेटमेंट ऑन इट। अगर ये लोगों के हक में नहीं होगा तो आपको मैं वादा देता हूँ हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे ये करने के लिए। सर, महबूबा ने कहा कि ये कश्मीरियों को शिक्षा का महबूबा जी बहुत कुछ कहती हैं, मैं महबूबा जी की उस नेगेटिव सियासत के साथ ही एग्री नहीं करता। वो तो हर एक चीज़ में उनको तो 25 लाख वोटर भी दिखे थे ना, वो तो चाहती हैं कोई कंट्रोवर्सी बने। क्यों? उनकी सियासत कंट्रोवर्सी के बिना कुछ नहीं है। वो क्या कहेंगी लोगों को, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर जीएम मीर ने सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए यूनिक आईडीज तश्कील देने के मुजवजा फैसले की नुक्ताचीनी की है। अनंतनाग के अम्बवेरीनाग में सियासी कारकुनों की शमूलियत के मौके पर मीर ने कहा कि एक तरफ मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को मुल्क से जोड़ने की बात कर रही है, तो दूसरी जानिब ऐसे हरबों से दूरियों को बढ़ाया जा रहा है। वो इस तरह के इकदाम खुद ही उठा रहे हैं जहां पूरे हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर को एक अलग नज़र से देख रहे हैं। आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक यूनिक आई कार्ड इशू करने की बात की है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, तो फिर अपने आप वो इंडिकेट वही करे कि जम्मू कश्मीर इज सम वे किसी तरह से ये एक डिफरेंट रीजन है और इसको डिफरेंटली देखना है। तो यही तो पिछले 75 साल को देख कर के जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रियासत को दिए गए थे वो उसी एंगल को देख कर किए थे, मगर अब इनकी खुद ही उसकी चीचा लेदर हो रही है कि हमने देश के साथ जोड़ दिया। अगर यूनिक आई कार्ड की बात है तो वो पूरे देश में होना चाहिए। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा कोई कदम उठाना, मुझे लगता है उसके पीछे कोई ना कोई दूसरे नज़रिए होंगे जो हम समझते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। यूनिक आईडी कार्ड की खबर के बाद दूसरी खबर का रुख करेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की मां है। दहशतगर्द जो धमकियां दे रहे हैं वो इन लोगों की ज़हनियत की अक्कासी कर रहे हैं जो मिलिटेंसी को जिंदा रखना चाहते हैं। हम उन अनासिर पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और किसी को इन धमकियों से परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर से पहले हम तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम कर रहे हैं। सरहद पर हमारी अफवाज चौकस हैं और इस तरफ आने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 56 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक किया जा चुका है। इस तरह की अलग अलग ब्लॉग्स के ऊपर अलग अलग तरह के आउटफिट देते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये माउथपीस हैं पाकिस्तान की, आईएसआई के, पाकिस्तान की उन एजेंसीज के जो मिलिटेंसी को जहां पर चलाना चाहते हैं, मिलिटेंसी को जिंदा रखना चाहते हैं। मिलिटेंसी दम तोड़ रही है। ये धमकियां जिस तरह की दी जा रही हैं, जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम लोग पहले ही इस तरह के 2-4 ब्लॉग्स को, साइट्स को नजर तले रखे हुए हैं। उसमें एफआईआर भी लगी है। जहां पर जो लोग ऐसी साजिशों में लोकल लेवल पे उनकी सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह की धमकियों शमकियों से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक रोजमर्रा का एक साजिश है, एक काम है उन लोगों का जो बैठे, जिनको तंग के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, जिनको लोगों की खुशी और खुशहाली हजम नहीं होती है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बच्ची खुची जो धमकी देने वाली जमातें, उनको भी जल्दी दबाएंगे। हम लोग हर तरह की सुरक्षा की जो प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सब जगह पे सब ठीक रहेगा और हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं रहेगी। देखिए, इसकी गिनती मिनती स्पेसिफिक आगे पीछे ऊपर नीचे ये होता रहता है नंबर। कुछ लोग हैं अभी जहां पर जो ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर उस जगह पे हैं, कुछ लोग हैं जिनको बार बार इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की जा रही है। सरहद के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगी हैं बिल्कुल सतर्क हैं। बहुत सारी कोशिशें नाकाम की गई हैं, फिर भी कद का एलिमेंट क्रॉस करके इस तरफ आया था। उनमें से बहुत सारे लोग जो उनका सफाया हो चुका है। हमारी बाकी कार्रवाई ऑपरेशन जारी है। 1 साल के अंदर फॉरेन टेररिस्ट 56 का सफाया हुआ है, जो लार्जेस्ट नंबर है पिछले बहुत सारे सालों में। और इसी तरीके से अभी अगर इस साल मान लीजिए कि 109 मिलिटेंट पैदा हुए, उसमें 86 का सफाया हो चुका है, 23 सिर्फ बचे हैं। तो जो मिलिटेंसी के रास्ते पे जाएगा उसकी उम्र लंबी नहीं है।
हम चाहते हैं कि नौजवान बच्चे अमन और खुशहाली का रास्ता पकड़े, तरक्की की राह जो है वो अपने लिए चुने। मिलिटेंसी का रास्ता जो है ये दुश्वार है और इस पे चलने का कोई फायदा नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। एक हाउस बोट लीकेज की वजह से आज दरियाए जेहलम में जुज़वी तौर पर डूब गया। हाउस बोट शाहजहां का तकरीबन 70% हिस्सा कल रात पानी में डूब गया था, लेकिन एसडीआरएफ और मकामी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हाउस बोट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हाउस बोट की मालिकान ने यूटी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो इन कश्तियों की तज़ीन व आराइश के लिए जरूरी सामान फराहम करें। बोट में पानी आया जिसमें हम वो उसको बोलते हैं कौन मसाला, उसमें कारीगर होता है। वो कब से वो कह रहा है इसमें मैं मसाला डाल दूँ मगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बिजनेस है ही नहीं, हम ख़त्म हो चुके हैं रिवर जेहलम में। बोट एक से एक डूबता जा रहा है। देखिए वो इससे पहले भी एक बोट हुआ, अभी वो पानी के अंदर ख़त्म हो गया। अब मेरा भी बोट डैमेज है, मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है। अब गुंजाइश नहीं है इसको हम थोड़ा सा रिपेयर कर या उठा सके। अब गवर्नमेंट से हमारी अपील है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। हमारे वो बोल रहे हैं आपको टिम्बर देंगे यानी कि लकड़ी देंगे रिपेयर के लिए, वो भी नहीं दे रहे। दिन ब दिन हमको डूबता जा रहा है और हमारी फैमिली इसी पे चलते, बच्चे हमारी खुद की, हमारे कुछ ना बिजनेस है ना कुछ। गौर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे सर। हम आखिर करें क्या। हम ये शुक्र है अल्लाह के हम डूबने से बच गए, फैमिली डूबने वाली थी, बाल बच गए हम। इसका जो बॉटम होता है सर, बॉटम टोटल डैमेज हो चुका है सर। बॉटम में हमें लाखों रुपया लगते हैं क्योंकि जो बॉटम ख़राब हो चुका है। हमारा पास बोट यार्ड भी यहाँ पे नहीं है, हम बोट यार्ड पर ले जाएंगे, अपने हाउस बोट को मरम्मत करेंगे सर। अब हम जो लकड़ी लाते हैं देवदार की लकड़ी, वो इस वक्त 5,500 रुपया फुट है। हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर। वो जो नीचे बॉटम है फिर उसी के ऊपर लगाते हैं सर, उससे पानी रुक जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बर्फ़ गिरने वाली है, हाउस बोट टोटल डैमेज हो चुके हैं सर। कई सालों से हम इनको रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ये बर्फ़ में मुझे लगता है बर्फ़ में और 10-15 हाउस बोट डूब जाएंगे सर। जब नीचे कोई जान ही नहीं बचा हाउस बोटों में सर, तो 10-15 हाउस बोट और डूब जाएंगे सर। ऑलरेडी डूब रहे हैं, अभी तो बर्फ़ का मौसम नहीं है। जब बर्फ़ गिरेगा सर हमारे ऊपर बहुत मुश्किलात है सर। हमने बहुत बार अपील की थी डीकॉम साहब से, टूरिज़्म वालों से, हमें कहीं पे रिहेबिलिटेट की जाए ताकि हम अपनी बच्चों की ज़िंदगी संभाल सकें। हमारी बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह हो गई सर, हमारी जवानी भी तबाह हो गई इन हाउस बोटों के साथ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने उन लोगों को वाज़ेह पैगाम दिया जो बिजली की गैर एलानिया कटौती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीएनडी मुल्क में सबसे ज़्यादा कश्मीर का है। टीएनडी नुकसान को कम करने के लिए स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बिजली सार्फिन को बिजली की बकायाजात अदा करने की अपील की। पोली ने बिजली के स्मार्ट मीटर्स की मुखालिफत करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का भी ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि शेड्यूल के मुताबिक ही बिजली कटौती होती है। चाहेंगे कि अब विंटर चल रहे हैं और अब बर्फबारी भी हो रही है, कई इलाकों में बर्फबारी हो गई है और श्रीनगर में भी अब बर्फबारी होगी, तो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं क्योंकि एक शेड्यूल भी आ चुका है एरियाज़ अपने एरियाज़ में, लेकिन उसके बावजूद भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है। इसको कैसे देखते हैं और विंटर की क्या कुछ प्रिपरेशंस है ताकि लोगों की सफरिंग्स कम से कम हो? हमने जो टीएनडी लॉसेस है उसको कम करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसमें स्मार्ट मीटरिंग भी लगा रहे हैं और जिन एरियाज़ में पुराना बकाया है उन एरियाज़ में एमनेस्टी स्कीम्स लाई है। लोग उस पर बात करने के बजाय शेड्यूल कट्स पर बात करते हैं। मुझे लगता है फर्स्ट उस पर बात करनी चाहिए जो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो स्मार्ट मीटरिंग एरियाज़ में लोग जो उसको एतराज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट मीटरिंग से तो इतना ही हो जाएगा ना, जितना आप यूज़ करोगे उतनी की ही आपको बिल आ जाएगी। अगर उसको विरोध होता है मतलब क्या है? मतलब सिंपल ये है कि आप जो बिल जितना होता है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कतई नहीं होगा आगे। आपके ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटरिंग का कोई अगर मान लीजिए विरोध कर रहा है तो सख्ती से निपटा जाएगा। इवन उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी हम करेंगे और कर रहे हैं। जहाँ तक रहा एमनेस्टी स्कीम्स का, एमनेस्टी स्कीम ने 12 महीनों में पुराना जो भुगतान है वो देने के लिए मुभादी हुई है। उसमें जो पेनल्टी लगाई थी वो माफ़ की है और जो ओरिजिनल अमाउंट है बिल का उतना ही भरना है।
तो वो भी बहुत सारे एरिया से नहीं आ रहा है। आपके ज़रिए से मैं तमाम लोगों को, खास करके उन लोगों को जिनकी तरफ बिजली का भुगतान बकाया है, बिजली की लायबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, वो फर्स्ट अपना बिल क्लियर करें। जब हम हमारी साइड से ये क्लियर कर देंगे तो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट को भी हम पूछ सकेंगे, डिपार्टमेंट को पूछ सकेंगे कि शेड्यूल कट्स के हिसाब से बिजली चलाए। मैं आपको भरोसा देता हूँ शेड्यूल कट्स जो है उसके अलावा कोई कट्स नहीं हो रहे हैं। जो भी कुछ लोग कह रहे हैं वो जस्ट अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने एरियाज में स्मार्ट मीटर न लगे, या मान लीजिए जो पुराना भुगतान है उसको डिपार्टमेंट वसूली के लिए ना प्रयास करे, तो आप जो है उनको शेड्यूल कट्स के अलावा के कट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं अगर हो रहा है तो वो बियॉन्ड कंट्रोल रहती है। आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम पहलगाम अब आहिस्ता आहिस्ता वेडिंग डेस्टिनेशन के नक्शे पर आ रहा है। रवां साल यहाँ पर न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की जोड़ों ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी का सफर शुरू किया। सयाहती सनत से जुड़े अफराद और मकामी लोग इसे एक खुश आइंद पहलू करार दे रहे हैं। देखिए मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। मुंबई से ताल्लुक रखने वाली अर्शिया सईद और मुजम्मिल ने हाल ही में अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर पहलगाम की हसीन वादियों से शुरू किया। जी हां, अर्शिया और मुजम्मिल पहलगाम में शादी के मुकद्दस रिश्ते में बंध गए हैं। दरअसल अर्शिया लगातार कश्मीर आती रही हैं और इस दौरान कश्मीर से उनका लगाव इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने अपनी मोहब्बत की कहानी इन्हीं खूबसूरत वादियों में अंजाम देने की ठान ली। जिसके बाद अर्शिया ने मुजम्मिल और दीगर रिश्तेदारों को कश्मीर में उनकी शादी अंजाम देने पर आमादा किया। I have visited Kashmir multiple times and I'm in love with this city and it is the people of Kashmir who makes this city so beautiful. चाहती थी कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स तक ये कश्मीरी कल्चर और जो ट्रेडिशन है यहाँ का और जो लोगों की वार्म वेलकमिंग है, वार्मथ है, वो मेरे कुछ खास लोगों तक भी पहुँचे। इसलिए मैंने चूज़ किया कि मेरी शादी कश्मीर में हो। मेरे को अर्शिया पे भरोसा था, उसकी चॉइस हमेशा अच्छी रहती है। तो हमने फिर उमर से बात की है, आमिर से बात की, और उमर ने हमको बोला कि वो अपनी होटल में करेंगे, विच इज़ हमको बहुत अच्छा लगा। ये चीज़, ये जेस्चर उनका बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से उन्होंने मेरी खिदमत की है सारे घर वालों की, अर्शिया के हमारे सारे घर वालों की, जिस तरीके से उन दोनों ने खिदमत की हमारी, जो लोकल्स ने हमारी हेल्प की है और जितने भी स्टाफ है ईडन के, जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है। इस शादी से जहां दो दिल और दो खानदान हसीन यादों और खूबसूरत नज़ारों के बीच में मिले, वहीं सयाहती सनत से जुड़े अफराद और मकामी लोग इस तरह की शादियों को कश्मीर को बतौर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में काफी सूदमंद करार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि कश्मीर की एक मुस्बत तशहीर इससे बेहतर अंदाज में नहीं की जा सकती है। शायद कुछ साल पहले हमने ये नहीं सोचा था कि कश्मीर कैन बी अ प्राइम वेडिंग डेस्टिनेशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। जो एक फोबिया सा लोगों के मन में चल रहा था कि कश्मीर अगर जाएंगे तो कश्मीर सेफ है भी या नहीं। अगर ऐसे डेस्टिनेशन मैरिजेस यहाँ पर होने लगी तो उससे एक बहुत बड़ी सिग्नल आगे जा सकती है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो इसके लिए जिसने भी, ये आमिर ने, मोमिन ने या किसी ने भी जो इसका इनिशिएटिव लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ के बेरोज़गारी को भी ये दूर कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे। तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, इस होटल के जो मैनेजमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन हालात और ठीक होते रहेंगे। तो हर किसी का यहाँ पे वेलकम किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो। वो तो आप देख ही रहे हैं कि किसी का सोना गुम हो जाता है तो किसी का कुछ हो जाता है तो वापस मिल ही जाता है, चाहे वो लाखों लाख का हो, करोड़ों का हो। ये तो कश्मीर है, कश्मीर के लोगों का क्या कहना और कश्मीर के लोगों का क्या कहना। कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और यहाँ के लोगों का खलूस भी इस तरह की शादियों को कामयाब बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों का कहना है कि मकामी लोगों की जानिब से उनकी इस तरह से खातिर तवाज़ु की गई कि उन्हें घर से दूरी कभी भी महसूस नहीं हुई। People would have heard otherwise, but I have traveled Kashmir
alone multiple times and I feel absolutely safe and secure. And मैं चाहती थी कि मेरे लोगों को भी ये message पहुँचे कि कश्मीर is beautiful, people over here they are very very beautiful, and how safe and secure Kashmir is to travel, not like what people would hear otherwise on television and news. नेगेटिविटी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बट मैं तो अभी घर जाके सबको यही बताऊंगा, अगर आपको शादी या किसी को शादी करना है इन फ्यूचर, तो मैं तो सबको यही बोलूंगा, प्लीज डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग इन कश्मीर. देयर इज नो प्लेस सेफर देन कश्मीर इन इंडिया. इस तरह की तकारीब यकीनी तौर पर कश्मीर की मईशत में इजाफा कर सकती हैं. पहलगाम और गुलमर्ग में इससे कबल भी कई मुल्की और गैर मुल्की जोड़ों ने अपनी शादी अंजाम दी है. इन शादियों में कश्मीरी तर्ज और रिवायात के मुताबिक ही मेहमानों की खातिरदारी एक और खूबसूरत पहलू है, जिसमें न सिर्फ यहाँ का वाजवान बल्कि दीगर रिवायात को भी मंजर आम पर लाने का मौका फराहम होता है. उम्मीद है कि महकमे सयाहत ऐसे सयाहती मकामात को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी सामने लाने और तशहीर करने में अपना अहम रोल अदा करेगा. न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं. वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर रात की दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है और सयाहती मकाम गुलमर्ग पीर को -4.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्द तरीन मकाम रहा. गुलमर्ग में मनफी दर्जे हरारत से सयाह काफी लुत्फ ले रहे हैं. ज्यादा तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा. को आने के बाद जो मैंने सोचा था कि यहाँ पर बहुत सारी ठंडी होगी और यहाँ का वातावरण इस तरह का होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने लिया भी, एक जैकेट भी लिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने जो है जैकेट अभी उतार दिया. तो इतना खूब अच्छा मौसम और इतना बेहतरीन क्लाइमेट है कि इतनी बेहतरीन नज़ारा है गुलमर्ग का कि देख के दिल खुश हो गया. माइनस टेम्परेचर देखने जाएंगे तो मालूम पड़ता है मोबाइल पे या ऐसा चेक करेंगे, लेकिन इतना सुहाना है, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए कि मैं क्या बताऊं. आप काफ़ी ठंड है, बट कैसा है कि कुछ टाइम रहने के बाद, 1-2 घंटे रहने के बाद गर्मी का मतलब फील होने लग जा रहा है. वेदर कंडीशन थोड़े ज़्यादा ठंडे हैं और इधर -4 डिग्री है और हमारे इधर मुंबई में 18 डिग्री से ज़्यादा होता नहीं है. इधर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है, ठंडा है. ठंड लग रही थी कल जब बॉम्बे से यहाँ पर लैंड किए थे, तो एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले ऐसा लग रहा था क्लाइमेट पे पूरा एसी चालू है. तो वो टाइम पे ठंड लग रही थी. कल रात तक भी काफ़ी ठंड लग रही थी, पर वो होता है ना कि आप कोई क्लाइमेट में जाते हैं और कुछ दिन बाद या कुछ वक्त बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तो फिर अभी फिलहाल कुछ ठंड नहीं लग रही. एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है. ठंड तो बहुत है लेकिन उससे ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ठंडी के लिए हम यहाँ आए थे कि स्नो देखें, मज़े करें, तो उससे ही बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को. बहुत सुंदर स्वर्ग यहीं कश्मीर में ही है. अच्छा, सही कहा गया. तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया यहाँ पे आकर, और जो अभी गर्मी जैसे धूप आई हुई है और साथ में बर्फ़, और धूप का और बर्फ़ का जो अलग ही एक आनंद वो यहीं उठा सकते हैं. और अब एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एसआई भर्ती घोटाला मामला, जैसा कि आप जानते हैं कि वो सुर्खियों में रहा है. मुल्क के दिगर हिस्सों में इस मामले को लेकर ईडी की रेड हुई है और अब एक और भर्ती जेरे बहस है. जी हां, ये भर्ती है फायरमैन की, फायरमैन ड्राइवर की भर्ती का ये मामला है, जो अब राडार पर है. कहा यह जा रहा है कि मुबैना बेजाब्तगियां की गई हैं. इस रिक्रूटमेंट में जायजा लेने के लिए कमेटी की भी तश्कील कर दी गई है. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जेके इंतजामिया ने ये कमेटी तश्कील दी है. मुबैना बेजाब्तगियों का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है. इससे पहले सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट भर्ती घोटाला मामले को लेकर जगह जगह इंतजामिया की पैनी नजर रही और कई जगह आपको बता दें कि नॉर्थ ही नहीं बल्कि साउथ तक भी कई मरकजी एजेंसीज पहुंची. और अब एक और घपला मामला सामने आया है फायरमैन से जुड़ा हुआ. हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं शब्बीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ. उन्हीं का सीधे तौर पर रुख कर लेते हैं. ये फायरमैन घोटाला, रिक्रूटमेंट घोटाला है क्या, सबसे पहले ये बताइएगा शब्बीर, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कब ये इंतजामिया की नजर में आया कि इस रिक्रूटमेंट में बेजाब्तगियां हुई हैं. देखिए सना, ये चौथी ऐसी रिक्रूटमेंट होगी.
3 तो स्क्रैप की जा चुकी हैं, सब इंस्पेक्टर और जल शक्ति में जूनियर इंजीनियर्स, और उससे पहले जो अकाउंट्स असिस्टेंट्स की जो भर्ती हुई थी वो इसी साल स्क्रैप हुई है। ये चौथी ऐसी रिक्रूटमेंट है जो अब शक के घेरे में है। और जहां तक सरकारी ऑर्डर है उसमें यह कहा गया है कि बेज़ाब्तगियों का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनी है, 3 रुकनी कमेटी है, जिसमें अब ये पता किया जाएगा कि इसमें फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी जो है होम डिपार्टमेंट के, वो चेयरमैन है, और 2 और मेंबर इसमें रखे गए हैं जो पता करेंगे कि आखिर इस रिक्रूटमेंट में जो 2020 में ही जो लिस्ट निकली है इसी साल, उसमें क्या बेज़ाब्तगियां हुई हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, असल में ये मामला, ये जो प्रोसेस हुआ था फायरमैन का, ये 2013 में रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी। 2013 में इसको इन उम्मीदवारों को घसीटते घसीटते 2018 में ले आए। 2018 में इनका एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद इनकी मार्किंग नहीं हुई, लिस्ट नहीं आई और इल्जामात ये लगे कि इसमें कॉपिंग हुई है बड़े पैमाने पे, तो इनका जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया। एग्जाम रद्द कर दिया गया और फिर 2020 में सितंबर में इनका फिर से एग्जाम लिया गया और अक्टूबर में लिस्ट आई, फाइनल लिस्ट, जिसमें तकरीबन 700 उम्मीदवार हैं जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई। और ये जो उम्मीदवार हैं ये अब बाज़ाब्ता सरकारी मुलाजिम है, पिछले 2 साल से ये नौकरियां कर रहे हैं। हाँ। अब सरकार को, जो मेरे पास जानकारी है, जो जराए से मिली है, शायद जो अभी जो छानबीन हो रही है सीबीआई के जरिए एसआई घोटाले को लेकर और जो बाकी मामलात हैं, उसमें से कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं कि जिनसे यह इशारा मिलता है कि इस भर्ती में भी शायद इस तरह की कोई बेज़ाब्तगी हुई है, तो उसी को लेकर उसको रूल आउट कर रही है सरकार। और ऐसा ऐसे शवाहिद जरूर मिले होंगे। 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है इस भर्ती और या बेज़ाब्तगियों की छानबीन के लिए, क्या उन्हें टाइम भी दिया गया है, वक्त मुतय्यन उनके लिए रखा गया है कि इतने दिनों के अंदर आप हमें रिपोर्ट सौंपें? देखिए, इस ऑर्डर में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है और उन्होंने कहा गया है कि वो इस लिस्ट में देखे कि क्या इसमें बेज़ाब्तगियां हुई हैं। जाहिर सी बात है ये जल्दी होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये मुलाजिम है अभी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के और 2 साल से तनख्वाहें ले रहे हैं। जी, तो ये कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई है? अगर गाज गिरेगी तो क्या लगता है कि कितने लोगों पर गाज गिरने वाली है? देखिए सना, ये 696 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हुई थी। 2013 में जब उन्होंने फॉर्म भरे थे तो 66,091 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने इस नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे। लेकिन फिर बाद में 2018 में आते आते इसमें से काफी सारे उम्मीदवारों ने, जो फिजिकल टेस्ट हुआ था उसमें बाहर गए, लेकिन कुल मिला के 696 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अभी नौकरियां कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 696 ये कम तादाद नहीं होती है, बहुत बड़ी तादाद है सरकारी मुलाजिम के तौर पर। 696 यानी तकरीबन 4 और मिला दीजिए तो 700 हो जाएंगे। तो 700 मुलाजिमीन को लेकर, उनकी रिक्रूटमेंट को लेकर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है कि कहीं उनकी भर्ती मामले में कोई बेज़ाब्तगी तो नहीं हुई है। तो कहा यह जा सकता है कि और घपला मामला कहीं ना कहीं इस वक्त राडार पर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शब्बीर जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। पुंछ से खबर है, पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड, जो कि गुज़िश्ता 4 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद थी, पुंछ और कश्मीर के अतराफ से बर्फ को साफ कर दिया गया है। अब इम्कान है कि मुगल रोड कल एक बार फिर ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। बर्फ हटाने के बाद रात के वक्त मुसलसल साफ मौसम और इसकी वजह से पड़ने वाली शदीद धुंध मुगल रोड पर ट्रैफिक की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है, जिसके बारे में PWD मैकेनिकल विंग के असिस्टेंट एक्टिविटी इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुगल रोड पर कई मकामात पर शदीद धुंध के बाइस फिसलन है, इसलिए ट्रैफिक ताहाल बहाल नहीं हो सकी। ताहम आज ट्रैफिक पुलिस ने मुगल रोड का जायजा लिया, जिसके बाद मुगल रोड को कल ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान है। स्नोफॉल होने की वजह से मुगल रोड बंद हो गई थी, तो हमने इसको एक दिन तो हमने रेस्ट दिया, क्योंकि फोरकास्ट ऐसा ही था। फोरकास्ट की वजह से हमने फर्स्ट दिन इसको ऑपरेशन नहीं किया था मुगल रोड खोलने का। तो हमने ये 10 को आफ्टरनून स्टार्ट किया था, इसको मशीनरी वहाँ लगाई थी स्नो क्लियरेंस के लिए। तो हमने लेट ओवर तक पीर गली तक हमने इसको क्लियर कर दिया था। तो 11 को भी
फिर दोबारा मैंने मशीनरी वहाँ जो लगाई JCB, क्योंकि फ्रॉस्ट काफ़ी था वहाँ पे, फ्रॉस्ट की वजह से गाड़ियों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी वहाँ पे चलने के लिए। तो 11 को हमने अपनी तरफ से बफराज वाली साइड से हमने रोड अच्छी तरह कर दी गली तक। तो कश्मीर वाली साइड से भी कल वो आगे थे वहाँ पीरी गली तक, तो रोड हमारी जो है वो मशीनरी की वजह से, मशीन स्नो की वजह से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। क्या लगता है कब तक ट्रैफिक लगेगी? ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आज जो कुछ शेड पोर्शन जहाँ पे थे वहाँ पे सॉल्ट स्प्रे किया है डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट ने, तो अब मुझे लगता है कि ये कल इंशाल्लाह चल पड़ेगी। जब स्नोफॉल होती है तो काफ़ी उसमें माइनस टेम्परेचर होने की वजह से उसको हटाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पूरी ड्राई स्नोफॉल होती है वहाँ पे, और स्नोफॉल होते ही रोड से चिपक जाती है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है क्लेंस करने में। इसी वजह से जो ये रोड है ये सर्दी में इसको बंद रखते हैं। लगता है कल ट्रैफिक वाले आज गए हैं शायद ऊपर, वो देख के जहाँ सॉल्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल था वो किया उन्होंने, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शाम को डिसीजन ले लेंगे कि कल गाड़ी को मोस्ट पॉसिबल है कि छोड़ेंगे। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ जिला इंतजामिया और महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक खुसूसी ड्राइव शुरू की गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने ARTO रामबन के हमरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चेकिंग करके ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान और जुर्माना आयद किया। वहीं जिला इंतजामिया जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने बताया है कि LG इंतजामिया की हिदायत पर हर हफ्ते इस तरह की चेकिंग होगी ताकि शाहरा पर सफर करने वाले अफराद को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि सेफ ड्राइविंग हो ताकि पैसेंजर्स की जो लाइव्स बहुत प्रेशियस है वो बचें। देयर आर मेनी वायलेटर्स, आमतौर पे सीट बेल्ट नहीं लगाते, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे नहीं करते। ऑल फैसिलिटीज़ आर नाउ अवेलेबल ऑनलाइन। दी मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट रामबन हैज डन अ गुड जॉब, और हम ये वाली जो ड्राइव्स हैं इनको फर्दर इंटेंसिफाई करेंगे ताकि लोगों की जानें भी बचें और साथ साथ ट्रैफिक रेगुलेटेड भी रहे। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी ने बिमना श्रीनगर में कौमी अवार्ड याफ्ता व्हील चेयर इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी इंशा बशीर को तहनीत पेश की। इंशा बशीर को हाल ही में सदर जमहूरिया ने एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अवार्ड से नवाजा है। इस मौके पर अहम शख्सियात भी मौजूद रहे। इन्होंने VMS से इजहार तशक्कुर किया। रियली वेरी थैंकफुल कि मुझे इस ऑनर से नवाजा गया। मैं VMS ने हमेशा बहुत बार मुझे नवाजा, और ये नेशनल अवार्ड इंशा बशीर को नहीं मिला है, ये वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी को मिला है, क्योंकि यही हमेशा मेरे पीछे रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट रखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और आज मेरे लिए स्पेशली इन्होंने मुझे फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने ये फंक्शन रखा है, और डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल सर के हाथ में ये ले रही है मूवमेंट, और मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। ये मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है। डॉक्टर सुहेल साहब ने लिया और बाकी जितने हजरात हैं उन्होंने इंटरेस्ट लिया, और अब इस काबिल बनाया कि पहले ये व्हील चेयर में बैठी, फिर स्पोर्ट्स में काम लिया, फिर आगे जितने मैच हुए उनमें बड़ा सक्सेसफुली फिर खेला, और जहाँ तक कि वो USA भी गई और यहाँ नेशनल अवार्ड भी मिला। हम इस पे फ़ख्र कर रहे हैं। हमारे लिए जो जितने भी हमारी सक्सेस स्टोरीज है उनमें एक बड़ी जिंदा एग्जाम्पल है। और जम्मू कश्मीर की पहली खातून एथलीट बनने पर आयरा चिश्ती को मरकजी वजीर खेल ने मुबारकबाद दी है। आयरा चिश्ती ने WWC के 8वें सीजन में मेडल हासिल किया है। आयरा ने इससे पहले जॉर्जिया में IWC में मुल्क के लिए मेडल हासिल किया था। मरकजी वजीर ने आयरा की शानदार कामयाबी पर कहा कि आयरा की कामयाबी से जम्मू कश्मीर और कौम की लड़कियों को तहरीक मिलेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर GA मीर को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। यह मालूमात जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूलवानी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। इन्होंने कहा कि मीर तैयारियों की निगरानी करेंगे और यात्रा के लिए ज़रूरी इंतजाम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का जनवरी के तीसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का इम्कान है। उन्होंने दावा किया कि यात्रा की वजह से जम्मू कश्मीर कांग्रेस को मजीद तक़वियत मिलेगी। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर और DDC मेंबर अवतार सिंह ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का NC का सदर चुनने पर कहा कि NC ने सदर इलेक्शन न कराने पर ड्रामा किया। अवतार सिंह ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि NC खानदानी पार्टी है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही ज़मीनी सतह पर काम करती आई है और ज़मीनी सतह पर पार्टी में तब्दीलियां अमल में लाई है।
उधर गुलाम नबी आजाद की क़यादत में डीएपी के सरकर्दा रहनुमाओं ने आज जम्मू में रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने गुज़िश्ता 215 दिनों से एहतजाज करने वाले कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज मुलाजमीन से मुलाकात की। डीएपी के सीनियर लीडरों जिसमें आरएस चिब, जीएम सुरूरी, सलमान निजामी, अनूप खजूरिया वगैरह ने एहतजाज करने वाले मुलाजमीन से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि डीएपी अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र वादी कश्मीर से जम्मू में मुलाजमीन की या मुलाजिमतों की मुंतकली के उनके मुतालबे को मुकम्मल हिमायत करती है। चाहते हैं कि फौरी तौर पे एक्शन किया जाए और उनको सैलरी दी जाए, उनको यहाँ तैनात किया जाए, उनको रहने सहने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी तैनात की जाए, वहाँ इंश्योर की जाए, उनको पैकेज दिया जाए और जो मुलाजमीन वहाँ आपने देखा हाल ही में उनको थ्रेट भी आई है और एक लिस्ट लीक हुई है। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि कैसे जो कश्मीरी एम्प्लॉइज की लिस्ट जो है ये हमारे सामने है, ये कैसे रिलीज हुई, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने भी स्टेटमेंट इशू किया था। और दूसरी बात ये है कि जितने भी मुलाजिम हैं, जब वहाँ आम लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं जिन पे थ्रेट है, जिनकी किलिंग्स हुई, वो कैसे वहाँ जा सकते हैं। ऑल क्लेम्स हैं कि एवरीथिंग इज ऑलराइट, कश्मीर बिल्कुल पीसफुल हो गया है, टूरिज्म बढ़ गया है। ठीक है, टूरिस्ट आए होंगे, लेकिन कश्मीर में वो हालात नहीं है कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई वहाँ जाके नौकरी कर सकें, वहाँ रह सकें। और जहाँ जहाँ सिलेक्टिव किलिंग हुई है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लगातार ये सिलसिला जारी है। अब सरकार ने, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ लाया भी है। देखिए, फिल्में बनाने से तो कुछ नहीं होगा, फिल्मों में दिखाने से तो बात नहीं बनेगी। फिल्म तो फिल्म होती है, उसकी छोड़ दीजिए आप। लेकिन प्रैक्टिकली सरकार को देखिए, रोज स्टेटमेंट आती है ऑनरेबल एलजी साहब की, रोज बयान आते हैं होम मिनिस्टर साहब के कि जी कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक है तो फिर कश्मीरी पंडित भाइयों को सिलेक्टिव किलिंग क्यों हुई, क्यों इनका वहाँ नुकसान होता है? इसलिए जो इनकी जेन्युइन डिमांड है, इसको हमारे जनाब आज़ाद साहब, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन और जो हम सब लोग हैं, उनके डायरेक्शन पर हमारा पूरा समर्थन जो है वो कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ है। और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में कौमी एजुकेशन पॉलिसी का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया गया और साथ ही 15 रोज़ा फाउंडेशन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद यूनिवर्सिटी के तलबा को पेशा वाराना तालीम के निज़ाम से मुतारफ कराना है। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी J&K सौरभ भगत मेहमान एजाज़ी रहे। उधर तिरकत आर्चरी इलाके में हालिया दिनों में हेपेटाइटिस से 2 कमसिन बच्चों की मौत के बाद इलाके में न सिर्फ खौफ, दहशत और परेशानी का माहौल पैदा हुआ है, बल्कि मकामी लोगों में पीने के पानी को लेकर काफी शक व शुबा पैदा हो गया है। इस दौरान आज PHE के चीफ इंजीनियर कश्मीर बशरत जिलानी ने अपने अमले के साथ तिरकत आर्चलू का दौरा किया। उन्होंने यहाँ पीने के पानी के हवाले से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि इलाके में पानी के टैंकरों के जरिए सहूलियात पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। ब्लेम गेम चलाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। किसी भी इंसानी जान का ज़ाया होना अफसोस की बात है, दुख की बात है और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, वजह जो भी रहे। बाकी रही बात, जो केसेस यहाँ पे बताए गए थे, 6 केसेस यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि 6 केस टोटल यहाँ से हेपेटाइटिस के पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि उन्होंने सैकड़ों टेस्ट लिए हुए, सैंपल लिए हैं, उनमें से 6 मुस्बत पाए गए हैं आज तक, जिनमें 2 की जो बोल रहे हैं कि डेथ हुई है और 4 जो स्टेबल हैं, अपने घरों पे है, कोई अस्पताल में नहीं है और उनका इलाज चल रहा है। हमने यहाँ पर आके उसी दिन जब ये रिपोर्ट आई थी, टीम कॉन्स्टिट्यूट करवाई थी, यहाँ भेज के चेक करवाया और पानी के सैंपल। आम आदमी पार्टी ने उधमपुर में महकमे जल शक्ति के दफ्तर पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ पंचायतों के सरपंचों, BDCs, DDCs और काउंसलर्स ने शिरकत की। साबिक वजीर, आप चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर हर्षदेव सिंह की क़यादत में बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने उधमपुर में पीने के पानी के बहरान को हल करने की मांग की। एहतजाजियों ने देही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में पीने का पानी फराहम करने में नाकामी का महकमे जल शक्ति पर इल्जाम लगाया। वहीं बांदीपुरा जिला हेडक्वार्टर पर अपनी नौयत के पहले मिनी ऑडिटोरियम का तामीराती काम तकमील के आखिरी मरहले में पहुंच गया है। ऑडिटोरियम को जल्द से जल्द खोलने का अवामी मुतालबा भी दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है।
क्योंकि जिला हेडक्वार्टर पर अदबी, कल्चरल या दूसरी तकरीबात मुनक्किद करने के लिए कोई मुनासिब जगह दस्तियाब नहीं। नादिम मेमोरियल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस ऑडिटोरियम का तामीराती काम 7 साल कबल शुरू किया गया था। वहीं खान साहब बडगाम में आज NPS के तहत काम कर रहे कई सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के बैनर तले यह एहतजाज किया गया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और यूटी और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।